Hello बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन योर ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, माई सेल्फ हिमांशु मिश्रा एंड आई एम योर फिजिक्स टीचर। बच्चों, हम लोग चैप्टर 2 डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस, और इसमें हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट कर दिए हैं कैपेसिटेंस के बारे में। लास्ट वीडियो में हम लोग कैपेसिटेंस के बारे में जाना और कैपेसिटेंस की डेफिनेशन को समझा और यूनिट के बारे में जान लिया। आज हम लोग देखेंगे कि कैपेसिटेंस किसी स्फेरिकल बॉडी की क्या होती है और कुछ इंपॉर्टेंट बात वहां पर जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं, डेरिवेशन करते हैं। ये डेरिवेशन है कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल बॉडी। तो किसी स्फेरिकल बॉडी की क्या कैपेसिटेंस होगी। तो स्फीयर तो समझते हैं ना कि हमारे पास एक क्या है, एक स्फीयर है। मान लीजिए मेटेलिक स्फीयर है जिसकी रेडियस क्या है, आर है। तो रेडियस इसकी आर है और हम इसका जानना चाह रहे हैं कि ये कितना कैपेसिटेंस यानी कितनी चार्ज स्टोरिंग इसकी क्या है, एबिलिटी है, कितना चार्ज ये स्टोर कर सकता है। तो चलिए इसका डेरिवेशन हम लोग करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। वी कंसिडर अ स्फेरिकल बॉडी, स्फेरिकल बॉडी ऑफ रेडियस कैपिटल आर। तो कैपिटल आर रेडियस का हमारे पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट बॉडी है जिस पर क्या है, चार्ज स्मॉल क्यू है एंड चार्ज ऑफ बॉडी स्मॉल क्यू। ठीक है, तो इस पर हमने क्या सपोज कर लिया कि भाई इस पे स्मॉल क्यू चार्जेस अवेलेबल है सरफेस पे इसके। इस तरीके से बना लीजिए। तो अब बेटे, अब आप बताओ कि अगर कोई हमारा स्फेरिकल बॉडी है तो उसका पोटेंशियल कितना होगा। आपको मैंने पढ़ाया है, डेरिवेशन कराया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, ना हो तो पेज पलट के पहले देखिए। तो वहां पे मैंने आपको पढ़ाया कि इसका पोटेंशियल अगर स्फेरिकल बॉडी है तो उसके उस पर चार्ज क्यू है तो उसके सरफेस पर क्या पोटेंशियल होगा। तो हमें लिखना पड़ेगा क्या कि पोटेंशियल ऑन द सरफेस, पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर। इस स्फीयर के सरफेस पर कितना पोटेंशियल होगा। V का फॉर्मूला 1/4πε0। अब चार्ज कितना रखा है, स्मॉल क्यू, कैपिटल आर। ठीक है, तो इसको आपने लिख लिया, अपनी कॉपी में अच्छे से लिख लीजिए। अब बेटे चलिए, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें डेफिनेशन का इस्तेमाल करेंगे, जो डेफिनेशन हमने पढ़ा है कैपेसिटेंस के लिए, क्योंकि हमें कैपेसिटेंस डिफाइन करना है। तो बाय डेफिनेशन, भाई क्या है इसका डेफिनेशन। इसका डेफिनेशन था बाय डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस। बताओ बेटे, Q इज इक्वल टू क्या था, Q अपॉन V था कि नहीं। यहां पर हम लोग चूंकि स्मॉल Q यूज कर रहे हैं तो हम लोग स्मॉल Q यूज कर लें। अब हमारे पास देखिए स्मॉल Q यानी चार्ज इस पर कितना अवेलेबल है वो हमने सपोज किया है, यानी हमारे पास वो वैल्यू है, और उसकी वजह से पोटेंशियल जो जनरेट हो रहा है इसके सरफेस पर V दोनों है। तो ले जाके वैल्यू क्या कर दिया जाए, पुट कर दिया जाए। तो आप लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन 1 से बेटे वैल्यू में क्या करनी है, पुट करनी है। रख देते हैं, नीचे रखते हैं 1/4πε0 Q/R। तो देखिए ये स्मॉल क्यू कैंसिल हो जाएगा
और ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नीचे है, ये ऊपर आ जाएगा। तो बेटे ये क्या आ जाएगा, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। यानी हमारे पास जो ये स्फेरिकल बॉडी है जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, या कोई भी स्फेरिकल बॉडी है जिसका रेडियस सबसे सपोज कर लीजिए आर है, उसका कैपेसिटेंस कितना होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर। इसको आप देख लीजिए अच्छे से। ठीक है बेटे, चलिए अब यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट बात है, उसको हम लोग नोट करेंगे और समझेंगे। क्या है जरा देखा जाए कि जब हमने देखा C इज इक्वल टू क्या है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, तो ये सारा क्या है, कांस्टेंट है। अगर इसको रिमूव कर दिया जाए तो हमें क्या मिलेगा, C इज प्रोपोर्शनल टू आर, यानी रेडियस के क्या है, प्रोपोर्शनल है। किसी भी मेटेलिक बॉडी की जो चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी है, यानी वो कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, वो उसके रेडियस पर डिपेंड करता है, यानी उसके साइज पर। जैसे रेडियस बढ़ा देंगे कैपेसिटेंस और बढ़ जाएगी, यानी चार्ज वो ज्यादा से ज्यादा और स्टोर करेगा, और उसकी साइज बढ़ा देंगे तो और ज्यादा चार्ज स्टोर करेगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, तो यहां से हमने ये जान लिया कि रेडियस पर डिपेंड कर रहा है। तो एक नोट किया जाए, अगर यहाँ पर बेटे मान लीजिए कि कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, डाइलेक्ट्रिक जैसे आपका मोम हो गया है ना, तो ये लकड़ी हो गया, तो ये सब डाइलेक्ट्रिक मीडियम्स हैं। तो अगर इनको प्लेस कर दिया जाए तो स्टोरिंग कैपेसिटी और बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है, इसी चैप्टर में हम लोग आखिरी में पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये चार्ज को के टाइम्स और ज्यादा स्टोर करता है। ठीक है, इफ अ मेटेलिक मीडियम, इफ अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम of dielectric constant K is placed in the body, spherical body, then capacitance, तो बेटे कैपेसिटेंस आपका यहाँ फॉर्मूला लिख रहा हूं। अब नया फॉर्मूला हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K टाइम्स आर। के एक नया कांस्टेंट जुड़ जाएगा, यानी कैपेसिटेंस अब आपकी थोड़ी सी और बढ़ जाएगी। चलिए आगे चलते हैं इसके। अब बेटे कैपेसिटेंस के फॉर्मूले में भले क्यू है, आपने C इज इक्वल टू क्यू अपॉन V लिखा है, लेकिन यहां पर एक समझने वाली बात है कि किसी भी बॉडी की जो कैपेसिटेंस होगी वो न तो चार्ज पर डिपेंड करेगी, न तो V पर डिपेंड करेगी। कहोगे सर कैसे? क्योंकि आप एक को बढ़ाओगे दूसरा बढ़ जाएगा, C मेंटेन रहेगा, क्योंकि C कांस्टेंट है। आपने जब C को पहली बार इंट्रोड्यूस किया तो जाके वहां देखिए आपने क्या लिखा, C कांस्टेंट के रूप में समझा, यानी आप कितना भी चार्ज दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन V को क्या होना पड़ेगा, बढ़ना पड़ेगा। V को बढ़ना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि आप C को मेंटेन रखेंगे। ठीक है, तो C यानी कैपेसिटेंस चार्ज और पोटेंशियल पर डिपेंड नहीं करता। इसको हमें यहां पे नोट करके लिखना होगा, चार्ज एंड पोटेंशियल। अरे तो क्या लिखा हूं, C does not depend on the
चार्ज ऑन बॉडी, ये सारी बातें मेटेलिक बॉडी के लिए की जा रही बच्चे। अगर कहीं बॉडी लिखा है तो इसका मतलब मेटेलिक बॉडी, ठीक है, या मेटेलिक बॉडी लिख लो, मेटेलिक बॉडी एंड पोटेंशियल ऑफ द सरफेस। ठीक है, अच्छा तो किस बात पर डिपेंड करता है? अभी आपने एक फॉर्मूला डिराइव किया कि C इज प्रोपोर्शनल टू R। R क्या है? ज्योमेट्री है, किसकी? स्फीयर की, है ना भाई। ज्योमेट्री हम मतलब उसका रेडियस है, मतलब शेप एंड साइज R डिसाइड करेगा को कितना बड़ा या कितना छोटा होगा अगर स्फेरिकल बॉडी है। तो यानी कि बॉडी का जो कैपेसिटेंस है वो उसके शेप साइज पर डिपेंड करता है, यानी उसकी ज्योमेट्रिकल शेप पे डिपेंड करता है, न कि उस पे चार्ज कितना है या पोटेंशियल कितना है। ठीक है, तो लिखे नेक्स्ट पॉइंट में, C डिपेंड्स यानी कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, दैट इज जियोमेट्री ऑफ द बॉडी। ठीक है बेटे, आई थिंक ये बात आपको समझ में आई। चलिए आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट ग्राफ की बात करते हैं। ग्राफ ऐसे कर लीजिए, ग्राफ्स बिटवीन C Q एंड C भी इस टाइप का, मतलब V वर्सेस Q, V एंड Q। ठीक है बेटे, तो चलिए देखिए हमारे पास जो रिलेशन है वो क्या है, Q इज इक्वल टू CD है कि नहीं। अब Q हमारा एक क्या है, वेरिएबल है, C हमारा कांस्टेंट है, V वेरिएबल है। ठीक है, तो अगर इसको हम बेटे कंपेयर करें y इज इक्वल टू mx से, अगर आपको स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आप पढ़ रहे होंगे 12th में मैथ्स, 11th में मैथ्स में, ज्योमेट्री आपके कोर्स में है, तो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स पढ़ रहे होंगे, हालांकि बायो के स्टूडेंट नहीं, लेकिन y इज इक्वल टू mx बेटे क्या है, स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करने वाला इक्वेशन है। तो आप देखिए Q की जगह क्या है, y मान लीजिए, और x की जगह v मान लीजिए। तब अगर आप क्या करें, इसे प्लॉट करें, तो आप क्या देखेंगे, Q और V का जो ग्राफ आएगा वो स्ट्रेट लाइन आएगा और साथ ही साथ ओरिजिन से पास होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लस C होता है। प्लस C ये बताता है कि हमारा ग्राफ कहाँ से पास होना चाहिए, यही C है। जैसे मैं यहाँ पे ग्राफ बना दिया तो y एक्सिस पे जो डिस्टेंस है ये C है, या यहाँ से ग्राफ पास हो रहा है बेटे, तो ये डिस्टेंस क्या है, C है, ओरिजिन से जहां पर कट हो रहा है C। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई इस तरीके से नया टर्म नहीं है, तो हम लोग क्या सपोज कर रहे हैं, 0। तो 0 से सपोज है करेंगे तो कहां से जाएगा, ओरिजिन से जाएगा। चलिए, तो बेटे यहां पर अगर हम थीटा मान लें इसका एंगल x एक्सिस के साथ, तो स्लोप क्या होगा इस ग्राफ का, tan थीटा C होगा। क्या होगा, C होगा, और इसे ही हम लोग स्लोप बोलते हैं, या M बोले तो बोल सकते हैं, M भी बोल सकते हैं। क्या आ जाएगा, C आ जाएगा। ठीक है, एक जिसका दूसरा ग्राफ भी बना सकते हैं हम लोग। इक्वेशंस पूछे जा रहे हैं बार बार, इसलिए आप इसको थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा। अगर हम चाहें इसी इक्वेशंस को, तो इसी इक्वेशन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं,
देख सकते हैं कि नहीं? तो बेटे अब हम इसको चाहें तो इस इक्वेशन से कंपेयर करें तो y की प्लेस पे v सपोज कर लीजिए और x की प्लेस पर आप क्या सपोज कर लीजिए, q सपोज कर लीजिए। तो y की प्लेस पे मैंने कहा v सपोज करिए और x की प्लेस पर q सपोज कर लीजिए। तब भी इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही आएगा, लेकिन अब जो tan थीटा आएगा वो बेटे वो अब देखिए m की प्लेस पर क्या है 1/c है, क्या है 1/c, तो इसका ये वैल्यू कितना आएगा 1/c। ठीक है बेटे, इस पर क्वेश्चंस आते हैं। देखिए जैसे आपको दे दिया v वर्सेस q ग्राफ, ध्यान से इसको लिख लीजिए, ये दे दिया कह दिया और नोट कर लीजिएगा, इस तरीके से आपको दे दिया। ये कोई ए बॉडी का कैपेसिटेंस रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये कोई बी बॉडी का क्वेश्चन रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका एंगल एक्स एक्सिस के साथ थीटा बी है और इसका एंगल थीटा ए है ना? तो आपको क्या करना है, आपको ये बताना है कि किस बॉडी की कैपेसिटेंस ज्यादा है, किस बॉडी की कैपेसिटेंस ज्यादा है, ए की ज्यादा है कि बी की ज्यादा है। तो चलिए समझते हैं कैसे। तो सबसे पहले ऑब्जर्व करते हैं कि किसका एंगल ज्यादा है। तो ऑब्जर्व करने से पता लगा कि थीटा ए ग्रेटर देन थीटा बी, पता लग रहा है कि नहीं बाई फिगर। अब दोनों तरफ हम लोग क्या कर लें, tan ले लें, तो ये tan थीटा ए हो जाएगा। और अच्छा ये रिलेशन फॉलो होगा, ये रिलेशन बेटे फॉलो होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आप बताओ कि ये v वर्सेस q ग्राफ है, v वर्सेस q ग्राफ है, तो v वर्सेस q ग्राफ पे आपको क्या मिलने वाला है। आपने कहा कि सर जब हम क्या करेंगे tan थीटा लेंगे तो वो 1/c देगा, अभी थोड़ी देर पहले बताया। तो अगर हम tan थीटा ए के लिए कर लें तो हम ए बॉडी के लिए तो उसका कैपेसिटेंस सी ए ले लें, तो हम लोग क्या कर लेंगे 1/c ए कर लेंगे और ग्रेटर देन 1/c बी कर लेंगे। इसी तरीके से अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, सी बी यहां पर चला है, सी यहां पर, तो सी बी इज ग्रेटर देन सी ए। इससे ये पता लग रहा है कि बॉडी बी का जो कैपेसिटेंस है वो ज्यादा है। इस ग्राफ से हमें क्या मिल रहा है बेटे, बॉडी बी का कैपेसिटेंस ज्यादा है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछे गए, एक और अभी कराता हूं, इसको नोट कर लीजिए। कर लिए, चलिए अब हम एक्सिस पढ़ देते हैं बेटे। अब एक्सिस क्या करते हैं जरा उसको देखिए। अब एक्सिस हम लोग दूसरा लेते हैं, हम क्यू को दो केसेस पढ़ाए कि नहीं मैंने आपको, एक में बी मैंने यहां रखा है, एक में क्यू यहां रखा है। आप देखिए पीछे, तो थोड़ी देर पहले जो पढ़ा है। अब इसमें आप ये बना लीजिए, ए बना लिया, बी बना लिया, इसका एंगल थीटा बी के लिए और ए के लिए क्या थीटा है। तो अब आप बताइए किस बॉडी का कैपेसिटेंस ज्यादा होगा। तो फ्रॉम एंगल्स हमें क्या मिल रहा है कि भाई थीटा ए ज्यादा है थीटा बी से। दोनों तरफ फिर से क्या कर लिया, tan ले लिया, तो tan थीटा ए tan थीटा बी। अब आप बताओ बेटे कि Q वर्सेस V ग्राफ पे हमें क्या मिलने वाला है, tan थीटा मिलने वाला है C, मिलने वाला है कि नहीं। आप देखिए जाके पीछे जहां पे ये ग्राफ बताया गया, अभी जस्ट मैंने बताया, तो आपको मिलने वाला है C बेटे। तो ये क्या हो जाएगा tan थीटा, इसकी प्लेस पर हमें क्या लिखेंगे, सी ए लिख देंगे, ए के लिए भाई है, और इसके लिए लिख देंगे बी। तो ये सी ए इज ग्रेटर देन सी बी। तो आप इसमें देखिए आपका अलग रिजल्ट आया। तो इस तरीके के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, आपको 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, इसी तरीके से आपको प्रोसीड करना है। अगर आपको कुछ और पूछना होगा तो आप मेरे से पूछ सकते हैं बेटे। ठीक है बेटे, तो आज के इस वीडियो में इतना ही।
और उम्मीद करता हूं आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं। तो प्लीज आप क्या करिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए, न्यूमेरिकल सॉल्व करिए और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी ले लीजिए और उसको सॉल्व करके अपने प्रैक्टिस को क्या करिए, थोड़ा सा स्ट्रांग बनाइए ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता जाए और डे बाय डे आप में इम्प्रूवमेंट देखने को मिले। इसके लिए मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।